जो बात कर रहे हैं, बहुत ज़ोर शोर से ये कहा गया ओशो के कम्यून को कि यहाँ पे फ्री सेक्स होता है, और ओशो को कहा गया सेक्स गुरु का नाम भी दिया गया। लेकिन लोग ये नहीं देख रहे हैं कि ओशो के कम्यून में जितनी महिलाएं सुरक्षित हैं, इतने सारे ओशो कम्यून्स हैं वर्ल्ड ओवर, और आज तक ओशो कम्यून्स की किसी भी इतिहास में कहीं पे किसी महिला का रेप हुआ ऐसा कहीं भी हमको सुनने को नहीं मिला है। तो ओशो ने ऐसा क्या किया जो इस तरीके का हेल्दी समाज बनाया, और हम कहाँ चूक रहे हैं इस बात? ओशो ने इस पहले योग गुरु हैं, योगी लोग इस विषय पर बोलना नहीं चाहते हैं क्योंकि लोग सुनने वाले तैयार नहीं हैं। कोई बोले तो उसकी बड़ी प्रतिक्रिया होती है। सत्य कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, उसको मीठा मीठा झूठ चाहिए। हाँ, ब्रह्मचर्य धारण कर लो, प्याज मत खाओ, है ना, लंगोट कस के बांधो, ये सब सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। तो सब लोग जो गुरु लोग यही कहते हैं, तो लगता है हाँ भाई ये हनुमान चालीसा पढ़ने से शायद ब्रह्मचर्य उपलब्ध हो जाएगा, है ना। इतना आसान नहीं है मामला। ओशो ने इसको बहुत वास्तविक ढंग से देखा और लोगों के सामने रखा और युग के अनुसार की बात की। एक 20वीं शताब्दी में हुए उस समय के सामाजिक व्यवस्था को देखते हुए उन्होंने बड़ी क्रांतिकारी बात की, बड़ी विद्रोही बात की। इसलिए आज तक हम लोग बदनाम हैं। उसको तो गए हुए भी 30 साल हो गए, शरीर छोड़े हुए, आज तक हम लोगों को गाली सुननी पड़ती है क्योंकि ओशो ने कुछ कटु सत्य जो समाज देखना नहीं चाहता था उसको दिखाया, है ना। और उन्होंने कहा कि इसको एक बहुत ही हेल्दी एटीट्यूड से सेक्स को लेना पड़ेगा। टोबोज के इसको एक निषिद्ध है, इसकी चर्चा ही मत करो, है ना। हर लोग कामुक हैं लेकिन काम की कोई चर्चा मत करो, काम के बारे में बात ही नहीं करो। सदगुरु तो कोई इसके बारे में बोले, समाज में कोई सभ्य आदमी बोले वही सहनीय नहीं था, और आध्यात्मिक गुरु मंच पर बैठ के सेक्स की बात करे तो ओशो के पहले सोचा भी नहीं जा सकता था। तो ओशो ने एक बहुत बड़ा विद्रोह किया और उसकी कीमत भी चुकाई, इसीलिए मारे भी गए। ऐसी बातें उन्होंने लोगों की आलोचना की, धार्मिक पाखंड की आलोचना की, इसलिए मारे भी गए। उन्होंने उसका मूल्य भी चुकाया और हम लोग भी अभी भी चुका रहे हैं। जो नहीं समझते हैं वो लोग अभी तक ओशो के शिष्यों को भी नहीं समझ पाते हैं। लेकिन ओशो ने इसको कहा कि फेस वैल्यू पर लो और इसको देखो। घाव है तो छुपाने से नहीं होगा, है ना। सेक्स है, इसको छुपाओगे तो दबाने से दबेगा नहीं ना। इसको तुमको देखना पड़ेगा और समाज को भी देखना पड़ेगा और दिखाना भी पड़ेगा, है ना। तो कई बार ऐसा कीर्तन मंडली जाती थी तो कीर्तन मंडली में कई लोगों ने कहा, जो घूमते थे लोग, कई मांसाहारी थे, पंजाब के लोग थे, तो कहते थे कि हम लोग तो मांस खाते हैं, कीर्तन मंडली में मांस खा सकते हैं कि नहीं। तो उसने कहा कि देखो, अगर खाना हो तो सबको दिखा के खाना, गांव में छुपा के मत कुछ करना। हाँ, तो मांसाहारी हो, तुम नहीं बिना मांस खाए नहीं खा सकते हो, तो छुपा के किस गरीब बस बने हुए, इसलिए हमको मांस नहीं खाना चाहिए। कुछ भी करना दिखा के करना। तो ये उनका मोटो था जीवन की, उनका सिद्धांत था कि अंडरग्राउंड कुछ नहीं होना चाहिए। उससे अंडरग्राउंड से पाप पनपता है, बहुत पाप फैलता है। जब हम किसी चीज़ को अंडरग्राउंड कर देते हैं तो उसका इलाज नहीं हो पाता है। वो चाहते थे कि उसको हवा में निकाल के बाहर रखा जाता, उसकी चिकित्सा हो सकती है। इसलिए ओशो ने सेक्स पर जितना बोला है और सेक्सुअलिटी को दूर, उन्होंने कहा है अपने प्रवचन में कहा कि मुझसे बड़ा सेक्सुअलिटी का दुश्मन अभी खोजना मुश्किल है। मैं दुनिया को सेक्सुअलिटी से मुक्त करना चाहता हूँ। कामुकता एक प्रकार का रोग है, काम वासना रोग नहीं है। काम वासना तो नैसर्गिक चीज़ है, वो तो परमात्मा प्रकृति का एक स्वभाव है। लेकिन कामुकता जो है वो हमारी रोग है। कामुकता इसलिए कि काम वासना को हम दबाते हैं, इसलिए कामुकता है। नहीं तो कामुक सेक्सुअलिटी का भगवान ने विरोध किया, लोगों ने समझा नहीं। सेक्स का उन्होंने विरोध नहीं किया, सेक्स कामुकता का विरोध किया। तो ये इसके लिए बड़ा उदार चित्त चाहिए। अभी भी लोग जो कवि हैं, लेखक हैं, कलाकार हैं, जो थोड़ा विचार से स्वतंत्र होते हैं, वही लोग कभी जीवन में ओशो को समझ पाए। अमृता प्रीतम
जैसे लोग या गुलजार जैसे लोग, बड़े अच्छे लेखक, कवि, कलाकार, वो लोग ओशो को समझ पाए और उन्होंने ओशो का समर्थन किया। अधिकांश लोगों को तो सत्य नहीं चाहिए, उनको मीठा मीठा झूठ चाहिए, कोटेड, शुगर कोटेड लाई चाहिए। तो उनके लिए तो ओशो अपच रहे, ओशो अभी भी अपच है। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि ओशो के कम्यून फ्यूचर में अगर हम हेल्दी समाज बनाना चाहते हैं, सेक्सुअलिटी फ्री समाज बनाना चाहते हैं, तो क्या ओशो के कम्यून इसके अल्टरनेटिव है, राइट अल्टरनेटिव है? ओशो ने यही कहा था कि अब जो है वो बहुत आगे की बात की, कि उन्होंने 60s में कहा, अभी हम लोग उससे 60 साल हो गया भगवान ने जब ये बात कही थी, तो कहा था कि अब जो आने वाले दिनों में धीरे धीरे फैमिली जो है वो डिसॉल्व होती जाएगी। अभी बड़े बड़े शहरों में शुरू हो गया है, गाँव में लोग सुनेंगे तो उनको बड़ा बुरा लगेगा, लेकिन जैसे अमेरिका जैसे शहर, न्यूयॉर्क जैसे शहर में या विकसित देशों में 40% लोग तो मैरिज नहीं करना चाह रहे हैं, रिलेशनशिप में रहना चाह रहे हैं। जो मैरिज होता है उसका भी एवरेज लाइफ जो है 3 से 5 साल के अंदर डाइवोर्स हो जाता है, 50% मैरिज का। तो विवाह की जो संस्था थी, पुरानी संस्था, वो अपने समय में बहुत काम की थी, लेकिन अब जो समय बदल गया है उसमें हमको उसको नए ढंग से परिभाषित करना पड़ेगा। उसने उसकी बड़ी लंबी बात की है, उसने उसके लिए बहुत उदार चित्त चाहिए, बड़ा ओपन माइंड चाहिए। तो वो उन्होंने कहा कि अगर इसको तुम लोग समाज में थोड़ी काम, रिलेशनशिप को, क्योंकि मैरिज एज अब घसकता जा रहा है, विकसित देशों में तो 35 साल में लोग शादी करते हैं, और सेक्सुअल मैच्योरिटी की एज नीचे आती जा रही है। पहले 14-15 साल में जो सेक्सुअल मैच्योरिटी होता था, आजकल 10 साल की लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती हैं, है ना, बहुत ऐसा केस है। तो 10 साल में सेक्सुअल मैच्योरिटी हो रही है, और जो 15 साल में होता था वो 10 साल में हो रहा है, और जो मैरिज 15 साल में होता था वो 35 साल में हो रहा है। तो इसको कोई देखता नहीं कि बीच का जो 20 वर्ष आदमी क्या करेगा, कैसे जिएगा। बिफोर मैरिज अगर आप सेक्स को नहीं स्वीकृत करेंगे तो यही रेप होगा, यही अत्याचार होगा, है ना। तो इसलिए ओशो ने जो दृष्टि दी कि अब अल्टरनेटिव सोसाइटी, लोग, उन्होंने कहा कि परिवार धीरे धीरे, अभी सुन के इंडिया नेपाल में ये बात लोगों को नहीं पचेगी, लोग नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जो पश्चिमी जगत जहाँ हम लोग साल में बहुत बार मुझे जाना पड़ता है, जाता हूँ, देखता हूँ, पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, अब तो लोग इंटरनेट में भी पढ़ सकते हैं, वहाँ पर मैरिज टूट रहा है। और इंडिया में भी बड़े शहरों में, बॉम्बे जैसे शहर में, दिल्ली जैसे शहर, जो तुम फिल्मी इंडस्ट्री की बात करते हो, इसमें मैरिज कितने साल टिकता है। अभी मैं पढ़ रहा था, शादी करके हनीमून में ही लोगों ने डाइवोर्स, हनीमून में गए थे वहीं पर डाइवोर्स है ना। तो ये दीज आर द रियलिटीज ऑफ द डे। आज का ये सत्य है। इसको ओशो ने बहुत पहले देखा था और आगे की बात की। उन्होंने कम्यून की कल्पना की कि जहाँ पर लाइक माइंडेड पीपुल रहेंगे, कोई जरूरत नहीं मेडिटेटर कम्यून, राइटर्स का कम्यून हो सकता है ना, लेखक है ना, वो लोग, उनको अपना एक परिवेश चाहिए, संगीतज्ञ हैं, उनको अपना परिवेश, तो दे शुड लिव टुगेदर। ऐसा मैंने देखा कई कंट्रियों में, खास करके हॉलैंड में इस तरह के कम्यून मुझे देखने में मिले, जो लोग लाइक माइंडेड है, वो सब आध्यात्मिक हो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है ना, उनका लाइक माइंडेड है, वो दे लिव इन ए कम्युनिटी। तो कम्युनिटी जो है वो धीरे धीरे फैमिली को रिप्लेस करेगी। ओशो का ये दृष्टिकोण था। बच्चे भी कम्युनिटी, सब लोग प्यार करेंगे, बच्चे कम पैदा होंगे। एक तो कम्युनिटी में ओशो का देख, तो पहले नज़रिया उस समय जब वर्ल्ड की पॉपुलेशन 3.5 अरब थी, तब भगवान तब से चिल्ला रहे हैं कि फैमिली प्लानिंग करो, नहीं तो तुम लोग 8 अरब पहुंच जाओगे, पानी भी नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले धर्मगुरु हैं जिन्होंने कंपल्सरी फैमिली प्लानिंग की बात की। वो कहा कि जनसंख्या नियंत्रण, अब लोग समझ रहे हैं, ओशो को लोगों ने नहीं सुना। जिस समय ओशो ने बात की थी उस समय वर्ल्ड की पॉपुलेशन 3.5 अरब ही थी, आज 7 अरब 80 करोड़ हो गई है। इंडिया उस समय 40, 45, 50 करोड़ का था, है ना।
तब से भगवान करेंगे 1 अरब हो जाओगे तुम लोग, 1 अरब क्रॉस कर जाओगे। तो लोग तो सुनते नहीं, लोग बहरे हैं, आज भी नहीं सुनते हैं। उस समय नहीं सुनते। आज जब समस्या सर पर आ गई है कि सारी दुनिया में पानी की किल्लत हो गई है, पानी नहीं मिल रहा है, पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है, तो भी लोग नहीं सुनते हैं, है ना। फैमिली प्लानिंग की बात करो तो लोग नाराज हो जाते हैं। उसने ने कहा था कि शुड बी कंपल्सरी, परिवार नियोजन कंपल्सरी होना चाहिए। और जनसंख्या जो पृथ्वी की आधी होनी, अभी जो जनसंख्या है तो इस 4 अरब जब तब भगवान ने कहा था कि आधी होनी चाहिए, है ना। तो बहुत आगे की बात की। तो उन्होंने जो कम्यून की बात की वो अल्टरनेटिव सोसाइटी की बात है ना। तो अल्टरनेटिव सोसाइटी जो अल्टरनेटिव ऑफ फैमिली, लाइक माइंडेड पीपल से लिव टुगेदर। उसमें क्या है, 2 आदमी खाना बनाया, अभी हम लोग कम्यून में 90 आदमी हैं, 2 आदमी किचन में खाना बनाता है, 90 आदमी खा लेते हैं। तो बाकी व्यक्ति का तो समय बच गया ना क्रिएटिव काम के लिए। फैमिली में तो हर घर में खाना बनाना पड़ता है, हर 2 आदमी पर 1 आदमी को किचन में घंटों लगाना पड़ेगा, है ना। तो बहुत लेबर टाइम बचेगा और सिक्योरिटी होगी, और एक दूसरे को लोग ज़रूरत पड़ने पर मदद करेंगे, क्योंकि फैमिली अब टूट रही है और आने वाले दिनों में बिल्कुल ही टूट जाएगी। तो उसका भगवान ने एक भविष्य देख करके बात की है, जो अभी भी लोगों को नहीं पच रही है, लेकिन धीरे धीरे लोग इसको समझेंगे।